हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने सुबह कैश फ्लो का अच्छे से रिवीजन कर लिया। कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बना लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी कैश फ्लो से बहुत कम आते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली। अभी मैं आपको वन शॉट के अंदर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज 4 मार्क्स, अकाउंटिंग रेशियो अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स, मतलब ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तक का आपको सिखाएगा। लंबी रहने वाली वीडियो, बिकॉज अकाउंटिंग रेशियो आपको पता है सारे रेशियोज में कवर करूंगा। हर एक रेशियोज के क्वेश्चंस, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, डिटेल में थियोरेटिकल क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस, सब कुछ कराऊंगा। और स्पेशल वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे मैं इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस आपको अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आई नो आपको उसमें दिक्कत आती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन दोनों चैप्टर से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, 10 नंबर आपकी जेब में होंगे। साथ में इसके जितने भी इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आज रात से पहले करा दूंगा, पीवाईक्यू भी मैं आज रात से पहले करा दूंगा, एमसीक्यू भी करा दूंगा। सो डोंट वरी, कल की मॉर्निंग में हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस करके पूरा का पूरा सिलेबस का दी एंड कर देंगे। अभी भी आपके पास कल और परसों का दिन है, जम के यूटिलाइज करो, जम के मेहनत करो, देखना बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा। आखिरी पेपर है, ऐसे मेहनत करो कि यार दोबारा भी पढ़ना नहीं है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के इसका दी एंड कर दो। और पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो और भरोसा रखो खुद पे और अपनी मेहनत पे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और से कंपेयर करते हो तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपकी हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं इंटर कंपैरिजन। और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो, उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। को बोलते हैं इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें दो स्टेटमेंट बनाने होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरों से कंपेयर करोगे तो इंटर फर्म, खुद से कंपेयर करोगे तो इंट्रा फर्म। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीजें बनती हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा तुमको समझाता हूं। देखो, जब भी हम बात करेंगे, हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में दो चीजों की बात करने वाले हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कि कंपैरिजन के लिए होता है, और इसमें दो स्टेटमेंट बनते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में सॉरी, आपको दो कॉलम बनाना पड़ता है। पहला कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा कॉलम है परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी आपको दो कॉलम बनाना पड़ता है, पहला है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज। कुल मिला के कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है आपका परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज मतलब यही चेंज परसेंटेज फॉर्मेट में कैलकुलेट हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। दोनों में ही, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, दोनों में ही एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। राइट, उसके बाद आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो कंपैरिजन करता है कि यार पहले से कितना बढ़ा है, पहले से कितना घटा है हमारे स्टेटमेंट्स में, या किसी और की कंपैरिजन में हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में हम लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया। लेकिन आपके बैलेंस शीट में और आपकी इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना कि यार वो टोटल सेल का कितना परसेंट है या फिर टोटल बैलेंस शीट का कितना परसेंट है, उसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहां पे भी दो स्टेटमेंट बनते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। जैसे कंपैरेटिव इनकम, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसी तरह से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट हो, यहां भी दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जाता है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। यहां भी सेम है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइज में आप जो बेस लेते हो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। शुरू से लेके हर एक आइटम को आप डिवाइड दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू करोगे 100 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में शुरू से लेके हर आइटम को, शुरू से लेके हर एक आइटम को आप डिवाइड दोगे बैलेंस शीट की टोटलिंग से, इनटू करोगे 100। यहां पे जो टोटलिंग है वो आएगा 100% और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आएगा 100%। बेहतर समझाने के लिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या। और ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली टूल्स होता है एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते कौन कौन से हैं सर? बैलेंस शीट होता है, पी एंड एल अकाउंट होता है,
और क्या क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लास हम लोग मेजर करते हैं, जो है एनालिसिस करते हैं, उसके लिए है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियोज और कैश फ्लो। दीज फोर आर द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले चलता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये रहा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। देखो दो कॉलम बनता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटीज हो गया, एक एक करके सारी लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर आएगा एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। तो ये बैलेंस शीट है, दो कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाते हो, फिर ये जो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे वो आएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज, उसको डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, इनटू 100 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज चेंज। ओके अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सी लिमिटेड 31 मार्च 2024, आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो यहीं पे आपको दो कॉलम बना लेना। मैं फिर से देखो क्वेश्चन उतारूंगा नहीं पेपर में, लेकिन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये दो कलम बना लोगे आप, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहाँ भी एसेट साइड है, एक पेज में जगह नहीं हुई तो हमने अलग अलग पेज में लिखा एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। और साथ में आप जब आंसर लिखोगे ना तो ये लिख देना नीचे, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। एक नोट में लाइन और लिख देना, फिगर्स आर इन ब्रैकेट, फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। जो ब्रैकेट में चीजें आती है ना वो शो करती हैं नेगेटिव अमाउंट, जो ब्रैकेट में चीजें हैं वो क्या शो करता है आपका, नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। चलो अब एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा लिखा है कट कॉपी पेस्ट वैसा ही उतार देना। और हमें एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो जब आप इसी कॉपी में नोट कर रहे होगे, एक चीज का ध्यान रखना, पहले प्रीवियस ईयर लिखना फिर करंट, मतलब ऐसे लिखना, पहले लिखना आपका प्रीवियस ईयर फिर लिखना आपका करंट ईयर। जबकि यहाँ क्या लिखा है, पहले करंट ईयर पहले फिर बाद में प्रीवियस ईयर। जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट हाँ प्रैक्टिस है, सभी ये करते हैं तो आप इसको भी फॉलो कर लो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं कहूंगा कि फॉलो कर लो। पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, उतारना ही तो है, पहले 6 लाख लिखना फिर 9 लाख लिखना, 6 लाख में प्रीवियस ईयर और 9 लाख में करंट ईयर। तो साइड की जगह चेंज हो जाएगी, रहेगा वही चीज, बस जगह चेंज हो जाएगी। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट में से प्रीवियस, 9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। अब इस 3 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से और इनटू करोगे 100, इट्स 50%। फिर ये करंट में से प्रीवियस जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आएगा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे इनटू 100 करोगे तो 100। एंड में भी वही है, शुरू से लेके एंड तक हर चीज बिल्कुल सिमिलर करना है। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर है 15 लाख, प्रीवियस ईयर 10,50,000, तो बैलेंस आएगा 4,50,000। इस 4,50,000 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, यानी कि 10,50,000 से इंटू 100 आएगा 42.86%। तो इस तरीके से आप हर एक चीज को एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, यहां भी वही चीज है, करंट माइनस प्रीवियस आएगा 1,50,000। अब 1,50,000 को डिवाइड दोगे 7,50,000 इंटू 100 आएगा 20%। फिर यहाँ एब्सोल्यूट चेंज माइनस एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 5 लाख माइनस 2.5 लाख आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख को 2.5 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100%। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1 लाख में से 50,000 जाएगा 50,000, और इस 50,000 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से इंटू 100 आएगा 100%। फिर ये 15 में से जाएगा 10,50,000 तो आएगा 4,50,000। फिर 4,50,000 को डिवाइड दोगे बेस ईयर 10,50,000 इंटू 100 यानी प्रीवियस ईयर 42.86%। दैट्स इट, खत्म। और ये सारा परसेंटेज में है तो मैं बार बार परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा। यही है आपका बैलेंस शीट बना हुआ है। बताओ कितना आसान है। हाँ, टाइम टेकिंग जरूर है, मानता हूं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो ये अटेम्प्ट जरूर करोगे, छूटेगा नहीं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, यह है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वही दो कॉलम है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, और कुछ नहीं। लेकिन बैलेंस शीट आपको हमेशा अरेंज फॉर्मेट में मिलता है, और वो आपको पता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उससे ऊपर शेयर होल्डर फंड, फिर एसेट में नॉन करेंट एसेट्स यानी पीपी एंड इंटेंजिबल्स, फिर करंट एसेट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट ना आपको अरेंज किया हुआ नहीं मिलता, यू हैव टू अरेंज। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकम स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
ऐड करोगे अदर इनकम, आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। एक या दो आइटम दिया होता है, नॉट मोर देन दैट, सबको जोड़ दोगे आएगा टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स का परसेंटेज दिया होगा 30, 40%, 25% जो भी है, वो टैक्स घटा दोगे तो जो आएगा उसका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अरेंज है। क्या है बोलो मेरे साथ साथ बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर आप टोटल एक्सपेंस की लिस्ट बना दोगे, आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, और जब इसमें दो कॉलम आप एक्स्ट्रा लगा देते हो, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये आ जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये दोनों ही क्या है, एक्सपेंस है, ये है टैक्स रेट। तो हम फटाफट बना लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार इंडिया। तो देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बना दिया है, किसका है ये, स्टार इंडिया का, स्टार इंडिया लिमिटेड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर। तो आप सॉल्यूशन, तो देखो दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पहले मैंने प्रीवियस ईयर लिखा, फिर करंट ईयर लिखा है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लेते हैं, सबसे पहले लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है करंट ईयर, यहां लिखते हैं करंट ईयर, और ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर, तो है 90 लाख और 40 लाख। तो करंट ईयर का जो है वो है 90 लाख और जो प्रीवियस ईयर का है वो 40 लाख। तो सबसे पहले ना चीजों को अरेंज कर देते हैं, यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका टोटल रेवेन्यू है। फिर आप सेकंड की आप बना लोगे एक्सपेंस की लिस्ट, क्योंकि इसमें और कोई खर्चा और कोई चीज तो है नहीं, अदर इनकम। तो एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस, दो एक्सपेंस है। पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो आपको कितना दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करंट ईयर का 20, प्रीवियस ईयर का 16। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है करंट ईयर का 20, प्रीवियस ईयर का 16। करंट ईयर का है 20, सही से लिखना है, लिखने में गलत कर दिया ना सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। और जो अदर एक्सपेंस है करंट ईयर का है 10, प्रीवियस ईयर का है 4। करंट ईयर का है 10, प्रीवियस ईयर का 4 है। करंट ईयर का है 10 लाख, प्रीवियस ईयर का 4 लाख। अब आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया, 16 + 4 20 लाख, और 20 + 10 आएगा आपका 30 लाख। डन। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास जो निकलेगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आप कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। 40 में से 20 गया तो आ जाएगा आपका 20 लाख, 90 में से 30 गया तो आ जाएगा आपका 60 लाख। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप माइनस करोगे इसमें से टैक्स, तो जो आएगा आपके पास वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टैक्स कितने परसेंट दे रखा है, टैक्स इज 30%, तो 30% का टैक्स है। तो 30% हम लोग निकाल लेते हैं, 20 लाख का 30% आएगा 6 लाख, माइनस करके आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। और ये 60 लाख का 30% आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा 18 लाख, और ये आ जाएगा आपके पास 42 लाख रुपीस, ठीक है। ये आएगा 42 लाख रुपीस। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर निकालना है। तो 90 में से 40 गया तो कितना आएगा, 50 लाख, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और इस 50 लाख को डिवाइड देना है प्रीवियस ईयर से इंटू 100, ये आएगा 125%। 20 में से 16 गया तो ये आएगा 4 लाख रुपीस, और 4 लाख को डिवाइड दोगे 16 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 25%। 10 में से 4 गया तो ये आएगा 6 लाख। अगर मैं 6 लाख को डिवाइड दूं प्रीवियस ईयर से यानी कि 4 लाख से इंटू 100, तो 150% का इंक्रीमेंट है। भाई कोई 4 लाख की चीज अगर अब 10 लाख की हो जाए तो ऑब्वियसली अदर एक्सपेंस 150% से हमारा बढ़ गया। तो यही तो हमें बताता है, एक एनालिसिस करने का मौका देता है यार, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है और कितने परसेंटेज से चेंज आ रहा है। 30 में से वो गया तो 20, तो आया 10 लाख। 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, इट्स 50%। फिर ये करंट में से प्रीवियस 60 लाख में से 20 लाख गया तो 40 लाख। अब 40 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से जो कि 20 लाख है इंटू 100, 200% से देखो इंक्रीमेंट आ गया। फिर ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस, 18 में से 6 गया तो ये आएगा 12 लाख रुपए।
अगर आप 12 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे जो कि है 6 लाख इंटू 100, इट्स 200%। अगेन 42 लाख है, माइनस करोगे 4 लाख, ये सॉरी ये 20 में से 6 गया तो 14 लाख बचेगा ना, 4 कैसे हो गया, 20 में से 6 गया तो 14 लाख है, तो 42 लाख माइनस 14 लाख ये आएगा 28 लाख। 28 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे 14 लाख इंटू 100 इज 50%, सॉरी 200% है, 200% से इंक्रीमेंट हो गया। भाई कोई 14 लाख की चीज अगर 42 लाख की हो जाए तो 200% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यही है आपका पूरा का पूरा आंसर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ओके, अब क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए लिख सकता है अदर एक्सपेंस किसका परसेंटेज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज में दे देगा, तो जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका परसेंटेज निकाल लेना, या टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज बोल सकता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, या बोल सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सीओजीएस का फॉर्मूला कैसे निकलता है, आपको जीपी दे देगा, फिर सेल्स माइनस जीपी क्या आता है, सीओजीएस। ओके, तो आप आराम से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना लोगे। ये बोनस क्वेश्चन होता है, सीबीएसई देती ही आपके लिए, समझ लो ये बोनस क्वेश्चन। हाँ टाइम लगता है इसमें, तो आप ध्यान रखना कि आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करो। कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखो मैक्सिमम, है ना, अगर परसेंटेज निकालते हो तो। अगला है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें 2 स्टेटमेंट बनता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से बैलेंस शीट बनेगा, बस 2 कॉलम बन जाएगा इसमें। क्या, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर, बस 2 कॉलम बनाओगे आप, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। तो यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाओगे, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर एसेट साइड और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट होता क्या है, हम हर एक फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देंगे, इनटू 100 करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर क्या है, ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हर फिगर को किससे डिवाइड दूंगा, बैलेंस शीट में टोटलिंग से, इनटू करूंगा 100। तो 9 लाख को मैं डिवाइड दूंगा 24 लाख से, इनटू करूंगा 100, 37.5%। पता है क्या सीखने को मिला मुझे, कि जो मेरी टोटल बैलेंस शीट है वो है 24 लाख की, लायबिलिटी एसेट दोनों साइड बराबर होता है, तो डोंट वरी कि किस साइड की टोटलिंग लेनी है। 24 लाख की टोटलिंग है, 24 में से 9 लाख है, यानी कि मेरी बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो टोटल लायबिलिटी के 37% है, 37.5, 37.5%। मुझे पता चलता है चीजों को परसेंटेज में, हर एक फिगर का मुझे मिल जाता है कि यार परसेंटेज में मिल जाता है ये कितना परसेंट है। सिमिलरली ये कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100 ये है 12.5%, 12.5%। तो मेरी बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो टोटल लायबिलिटी का 12.5% है। फिर ये 6 लाख है और ये ऑब्वियसली 25% है, टोटल जो लायबिलिटी है मेरी उसका 25% जो है वो क्या है आपका सीओजीएस, सॉरी 25% जो है आपका वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और 25% ये करंट लायबिलिटी है। तो एक अच्छा आइडिया लग जाता है 25%, वो बेटर प्रेजेंट करता है। अब 24 लाख को ही 24 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 तो ये आएगा आपका 100%, यानी कि जो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल है वो 100% है। वो क्या है क्लास आपका 100%, और उसका 25% है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 25% है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 12.5% है रिजर्व सरप्लस और 37.5% आपका शेयर कैपिटल। आप इन सबको जोड़ लेना, पक्की बात है वो 100% ही आएगा। तो हर एक आइटम को ना ये परसेंटेज में बता देता है, बस और कुछ नहीं। अब करंट ईयर में क्या करोगे, हर फिगर को 32 लाख से डिवाइड दोगे तो 16 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 इट्स 50%, ठीक है। फिर है 4 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 12.5%। फिर ये 8 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 ये है आपका 25%। फिर ये 4 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 ये आ गया 12.5%। 32 डिवाइड बाई 32 ये तो 100% आएगा। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो टोटलिंग है वो हमेशा 100% रहता है। तो आपको कॉपी में एज इट इज उतारना पड़ेगा और फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भी देखो प्रीवियस ईयर तो ये है, अब हर फिगर को डिवाइड दो किससे, 24 लाख से, तो 8 को 24 लाख से इंटू 100 33.33%। फिर 3 को 24 से इंटू 100 12.5%। 4 को 24 से इंटू 100 16.67%। 6 को 24 इंटू 100 आएगा 25%। 3 को डिवाइड दोगे 24 से इंटू, अब लाख लाख मत करना, लाख लाख मत करना, ठीक है, बस सीधे 3/24, ठीक है। तो ये ऑलरेडी निकाल रखा ऊपर, तो दोबारा कैलकुलेट मत करना। और 24 को 24 से डिवाइड दोगे तो पक्की बात है वो तो 100% ही आएगा। फिर परसेंटेज चेंज करंट ईयर,
9 को 32 से डिवाइड दोगे, इंटू करोगे 100, 28.125%, ठीक है। 9 को डिवाइड दोगे 32 से इंटू 100, 28.12%। 4 को डिवाइड दोगे 32 इंटू 100, 12.5%। 5 को डिवाइड दोगे 32 इंटू 100, 15.625%। 8 को डिवाइड दोगे 32 इंटू 100, 25%। 6 को डिवाइड दोगे 32 इंटू 100, ये आएगा 18.75%। और लास्ट में 32 लाख को 32 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे 100%, यानी कि लास्ट में इस फिगर को इसी से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे तो आपका 100% आ जाएगा। तो ये था आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो बता देता है कि टोटलिंग के कंपैरिजन में हर चीज कितना कितना परसेंट है। ये कंपैरिजन नहीं करता, बस ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी बना लेते हैं। उसी तरीके से दो कॉलम बनेंगे, करंट ईयर और सॉरी परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर, लेकिन ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है। तो अगेन इसको हमें पूरा का पूरा अरेंज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं जरा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को अरेंज। तो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देखो बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आइटम इसके अंदर लिखोगे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो ये रहा प्रीवियस ईयर, ये रहा करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। अब इसके अंदर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये हो गया 22-23 मतलब पिछला साल प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आपका करंट ईयर। तो 75 करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है 60, तो प्रीवियस ईयर का है 60 लाख और 75 लाख आ गया आपका करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें कोई अदर रेवेन्यू अदर वो है ही नहीं, तो यही आपका हो गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर सेकंड बनाओगे एक्सपेंसेस की लिस्ट। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। तो पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और जो दूसरा है वो है अदर एक्सपेंसेस। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो 21 लाख और 30 लाख है। तो प्रीवियस ईयर का जो है वो है 21 लाख और जो करंट ईयर का है वो है 30 लाख। और जो अदर एक्सपेंस है उसमें प्रीवियस ईयर का है 9 लाख, करंट ईयर का है 6 लाख। प्रीवियस ईयर का है 9 लाख, करंट ईयर का है 6 लाख। हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, राइट। हमारे पास आएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब आप ऐड कर लो टोटल एक्सपेंस को, 21 + 9 30 लैक्स और ये 36 लाख। अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, 60 में से 30 जाएगा तो ये आएगा 30 लाख, फिर 75 में से 36 घटाओगे तो आएगा 39 लाख, ठीक है। अब माइनस करोगे टैक्स, और टैक्स का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 30%, दोनों का ही है 30%। तो 30 लाख का 30% 9 लाख घटाओगे तो आएगा 21 लाख, माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 21 लाख। और 39 लाख है, इसका आप 30% घटाओगे 11,70,000 माइनस 39 लाख, इट्स 27,30,000, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डन। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर निकालना है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में मैंने पहले ही देखो यहाँ पे दिखा दिया है आपको, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस मानते हैं टोटलिंग को, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बेस मानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, कॉमन साइज बोला है या कंपैरेटिव बोला है। कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज है, कॉमन साइज में ऑप्शन भी आ सकता है इसमें, और कॉमन साइज में परसेंटेज चेंज, दोनों ही परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नॉट टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही आपका 100% है। तो 60 लाख को 60 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, ये आएगा 100। अब हर फिगर को 60 लाख से डिवाइड देना है, 21 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आएगा 35%। 9 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 15%। 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 50%। अगेन 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, 50%। 9 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आपका 15% पहले ही निकाला हुआ है। 21 लाख 21 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आएगा 35%, ठीक है। तो आपने हर फिगर को 60 लाख से डिवाइड देना है, इंटू 100 कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, करंट ईयर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 75 लाख, हर फिगर को 75 लाख से डिवाइड देना है, इंटू 100 करना है। तो 75 लाख अपॉन 75 लाख इंटू 100, 30 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100, ये आ गया 40%। 6 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100, ये आएगा 8%। 36 लाख डिवाइड बाई
75 लाख इंटू 100 ये आएगा 48%। 39 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 ये आएगा 52%। 11,70,000 है ना डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 15.6%। 27,30,27,30,000 डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100। हर फिगर को आपने 75 लाख से डिवाइड दे देना है। हर फिगर को आपने 75 लाख से डिवाइड दे देना, इनटू करना है 100। ये आ जाएगा आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। लिख लो क्लास, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई आपकी, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फटाफट लिख लो इसको और फिर मैं आपको आगे कराता हूं। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का ना, ये बिल्कुल बोनस है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं चलना, ये बिल्कुल बोनस है। लिखो फटाफट। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अब इस चैप्टर के अंदर भर भर के फॉर्मूले दे रखे हैं, इस चैप्टर के अंदर भर भर के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा तसल्ली से, डीपली। तो अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, किसी भी अकाउंटिंग टर्म को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर रख लें, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो वो रेशियो बन जाता है। और जब यही अकाउंटिंग टर्म को लेके रेशियो बना लेते हैं तो अकाउंटिंग रेशियो बन जाता है। रेशियोज को प्योर रेशियो में भी लिख सकते हैं 2:1, परसेंटेज में भी लाइक 90%, 60%, टाइम्स में लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फ्रैक्शन में लाइक 2/5, 5/2। इस तरीके से रेशियोज को प्योर रेशियो में, परसेंटेज में, टाइम में, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशियोज बहुत अलग अलग टाइप का है। लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करता है, सॉल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करेगा, एक्टिविटी रेशियो लिखेगा कि आपके स्टॉक्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को मेजर करेगा। तो हमें ये 4 रेशियोज को पढ़ना है और इसके अंदर हमें अलग अलग रेशियोज को पढ़ना है जो भी हमारे एज पर सिलेबस के अंदर हैं। तो सबसे पहला हमारा लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करेगा कि जो शॉर्ट टर्म टाइम है हमारे पास, उस शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर हम लायबिलिटीज की, क्रेडिटर्स की, सैलरी वगैरह सारे पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और उस चीज के लिए 2 रेशियोज हम पढ़ते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है फॉर्मूला, ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा ना लगे और मैं कम से कम समय में पूरा रिवीजन करा सकूं। तो मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख जरूर लेना, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और तुम चिंता मत करो, मैं बिफोर एग्जाम आपको जब मॉर्निंग में लाइव सेशन लूंगा तो सारे फॉर्मूले याद करा के भेजूंगा। मॉर्निंग लाइव सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो बच्चा भूल जाता है, जो साल भर प्रैक्टिस तो करता है बट लास्ट टाइम में भूल जाता है, मैं वो रिवीजन कराऊंगा। तो मॉर्निंग लाइव सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। और एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट, टॉप नॉच मॉक टेस्ट, एक एक बच्चा उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करके जरूर जाना, अदरवाइज अकाउंटेंसी में पेपर छूटना बहुत आम बात है। 3 मॉक की प्रैक्टिस कर लोगे, लाइव सेशन ले लोगे ना कोई गलती होगी, ना कोई पेपर छूटेगा। डेली बेसिस पे इतनी सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं हर एक चीज जो है बच्चा कर ले, कुछ भी ना छूटे। तो लापरवाही बिल्कुल मत करना। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आइडल रेशियो है 2:1। अब करंट एसेट जो लोगे, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, अक्रूड इनकम, सारी चीजें लोगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लूज टूल और स्पेयर पार्ट को मत लेना। सर लूज टूल स्पेयर पार्ट करंट एसेट नहीं होते क्या? होते हैं, इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। इस रेशियो की कैलकुलेशन में उसको नहीं लेते, बाकी होता है, ठीक है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो क्या है? 1:1। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया होगा तो 0। इन्वेंट्री कौन सी होती है, ओपनिंग या क्लोजिंग? बेटा इन्वेंट्री क्या होती है? क्लोजिंग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी जो आएगा वो क्या आएगा? आपका टोटल डेट। सो करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एक ही फॉर्मूले से देखो मैंने 2 फॉर्मूले बना दिए, पर मैं इसको लिख नहीं रहा यहां, क्योंकि इसको आपको अपने आप ही लिखना है, अपने आप ही समझना है। अब हमारे पास फॉर्मूला मेकिंग है, मैं तुम्हें दिखाता हूं फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। मैंने ना एक बैलेंस शीट बना रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं यहाँ पूरा भर दूंगा। तो इस बैलेंस शीट के अंदर ना देखो क्या क्या चीजें हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के कहा जाता है शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान रखना,
इन दोनों को जोड़ के शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी कहा जाता है। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या आता है? इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। और शेयर कैपिटल के अंदर दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? शेयर होल्डर्स फंड आएगा। अब शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें नॉन करेंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो इस पूरे का नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा, ये जो टोटल लायबिलिटी है वो हमेशा किसके बराबर है? टोटल एसेट। बैलेंस शीट की टोटलिंग दोनों साइड बराबर होती है, सो टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होता है? टोटल एसेट के बराबर है। और तो टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं घटा दूंगा आपका पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कई बार क्वेश्चन में नहीं होता है, क्वेश्चन में होता ही नहीं है, और करंट लायबिलिटी को आप इधर भेज देते हो, तो करंट लायबिलिटी माइनस में हो जाएगा, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए आपने एक और फॉर्मूला जरूर देखा होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इधर तो और कुछ है नहीं, तो जो है टोटल वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो किसके सम के बराबर है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के सम के बराबर होता है। आई एम सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला भी होता है, वो बना इससे। सारे फॉर्मूले ना इसी बैलेंस शीट से बने हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिए फॉर्मूले, आप बिल्कुल मत भूलना, याद रखना। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल है। अगर ये होगा ना, अगर मान लो ये भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, तो नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड खुद का फॉर्मूला भी होता है, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी होता है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मतलब एनी टाइप ऑफ रिजर्व, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट प्लस में होता है, लॉस माइनस में होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला मेकिंग होता है, आप बहुत सारे फॉर्मूलों को खुद भी बना सकते हो। तो आप चलते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के ऊपर और एक एक करके क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व करते हैं। मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को रखा हुआ है। मैंने ये नहीं सोचा कि वीडियो लंबी बनेगी, मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे कवर करना है, तो आप एंड तक जरूर देखना है ना। और प्लीज सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी देख रहा था मैं 40% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, बहुत सारी चीज मिस आउट कर बैठोगे। प्लीज डू सब्सक्राइब। एग्जाम टाइम पे मैं नहीं चाहता एक भी चीजें मिस आउट हो, लाइव क्लासेस और बहुत सारी चीजें जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ना, करते चलो, फॉलो करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो। आते हैं क्वेश्चन 5 पे। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको करंट रेशियो निकालना है। ये है आपकी टोटल एसेट्स, ओके, ये है आपका फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये है आपका शेयर होल्डर्स फंड, ये है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और ये है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से अच्छे समझना, आपको निकालना क्या है? करंट रेशियो। तो मुझे करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं रफली एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा रफली, जिसमें से टोटल एसेट जो है वो कितने का है? 7,50,000 का। तो जो टोटल लायबिलिटी आएगी वो भी कितनी आएगी? ये भी 750 है, तो ये भी 750 है। जो फिक्स एसेट्स है यानी कि जो नॉन करंट एसेट है वो आपका कितना हो गया? 4 लाख हो गया। शेयर होल्डर्स फंड जो है, शेयर होल्डर्स फंड वो आपका कितना हो गया? वो हो गया आपका 5 लाख रुपए। नॉन करंट लायबिलिटी हो गया आपका 2 लाख रुपए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 2,50,000। तो मैंने क्या किया? सारी चीजों को लिख लिया। तो यहाँ पे एक ही चीज बैलेंस बचेगी, वो है करंट लायबिलिटी, और यहाँ एक ही चीज बैलेंस बचेगा, वो है करंट एसेट। तो आपको करंट लायबिलिटी, करंट एसेट छोड़ के ना सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन, तो कोई बात नहीं। तो 750 में से आप माइनस कर दो 5 लाख, माइनस कर दो 2 लाख, इट्स सॉरी 5 और 2, तो ये सीधा 7 लाख जाएगा, तो 50,000 ही बचेगा। इसको क्या कैलकुलेट करना, इधर साइड है 750 में से आप घटाओगे 4 प्लस 250, 4 5 6 650, तो 1 लाख रुपए आएगा आपका करंट एसेट। सो आप फॉर्मूला लगाओगे, पेपर में ऐसे लिखोगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू, पूरा पूरा लिखना, ठीक है, शॉर्टकट नहीं, CACL नहीं, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर आप फॉर्मूला लगा देना, करंट एसेट जो है वो है 1 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी जो है 50,000, आप काट के रेशियो लिख देना 2:1, आंसर खत्म। लेकिन अब ये कैसे निकला? टीचर को ये तो दिखाना नहीं है, तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे? टोटल एसेट में से घटाओगे पूरा पूरा लिखना, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा करंट एसेट, और टोटल लायबिलिटी में से घटाओगे शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो आएगा करंट लायबिलिटी। तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख देना और फिर इसको कंप्यूट कर देना। नॉन करंट एसेट कितना है? 4 लाख, टोटल एसेट कितना है? 7,50,000, माइनस 4 लाख माइनस 2,50,000,
तो आपका करंट एसेट आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो ऐसे आप फॉर्मूला ना, ये जो फॉर्मूला है ये आपने इसको देख के खुद बनाया है, ना कि कोई याद किया है। याद ना करने से फायदा ये रहेगा कि हमेशा ना आपको तरीका पता रहेगा, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। आज से 2 साल बाद जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे बीकॉम सेकेंड ईयर में, या सीए में पढ़ोगे जब आप इंटरमीडिएट में, तो ये आपको आराम से याद रहेगा कि यार हमने फॉर्मूला ऐसे बनाया था। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको हमेशा यह चीज याद रहेगी। तो इसको देख के आपने फॉर्मूला कंप्यूट करना है और आराम से आंसर आपका आ जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, तो जो रेशियो दे रखा है ना वहां से खोलना सबसे पहले। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये दिया गया है। फिर आपको वर्किंग कैपिटल भी दिया है, इसका फॉर्मूला क्या है? सीए माइनस सीएल। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 1,50,000। सीए क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगे तो सीए जो है मुझे मिल गया 2.5 सीएल। ये पहली चीज मुझे मिल गई। तो सीए की जगह क्या लिख सकते हैं? 2.5 सीएल और माइनस सीएल। तो ये 1.5 सीएल आ गया 1,50,000। तो इसमें इस चीज को यहां पुट किया, जिसकी वजह से मेरा करंट लायबिलिटी जो आ गया वो आ गया 1,50,000 अपॉन 1 पॉइंट हटेगा ना, 0 लग जाएगा। 15 एकम 15, 1,00,000 रुपए आपका करंट लायबिलिटी आ गया। अब खुद ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो करंट एसेट है वो 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 1,00,000। तो करंट एसेट जो आएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 कट जाएगा, 1 2 3 4, तो 2.5 लाख रुपए आपका करंट एसेट 2,50,000 आ गया। खत्म बात। आपको सीए निकालना था, सीएल निकालना था, आपने आराम से यहाँ पे निकाल लिया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज 1.5 रेशियो 1। तो करंट एसेट कितना है आपका? 6,00,000 है। करंट लायबिलिटी कितना है? 4,00,000 है। और रेशियो कितना है? 1.5। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेन द करंट रेशियो 2:1। वो चाहते हैं कि जो रेशियो है ना वो 2:1 आ जाए, और आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे। आप बताओ कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे ताकि आपका रेशियो 2:1 हो जाए? अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी ही कम नहीं होगा, करंट एसेट भी कम होगा। बिकॉज करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे किससे? कैश से। और कैश क्या होता है? करंट एसेट। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बच्चे यही ब्लंडर करते हैं कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो चलो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। भैया करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते किससे हो? अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है आपने। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से माइनस करते हैं और कैश से भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा इक्वेशन 6,00,000 माइनस एक्स इक्वल टू, ये आएगा 2, ये आएगा 4,00,000 माइनस एक्स। अब ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये आएगा 6,00,000 माइनस एक्स इक्वल टू 8,00,000 माइनस 2x। इधर भेज दो, एक्स एक्स भाई भाई एक तरफ, और 6,00,000 को उठाकर उधर फेंको। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2,00,000। तो x की वैल्यू आ गई 2,00,000 रुपए। 2x में से x जाएगा x। अगर हम 2,00,000 लायबिलिटी की पेमेंट कर दें तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 4, तो रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। सो वी हैव टू पे द करंट लायबिलिटी ऑफ ₹2,00,000 सो दैट रेशियो इज मेंटेन 2:1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन ना आपको बहुत दिक्कत देता है। आपको रीजन के साथ बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिससे करंट रेशियो अभी जो 2:1 है वो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, देखो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, एक लाइन में ओरली बोलूंगा, आपको वो लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, लाइन जरूर लिखना है। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो यहां से ही माइनस होगा, यहां से माइनस होगा, तो आंसर क्या होगा? रेशियो क्या हो जाएगा? इंप्रूव होएगा। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आंसर क्या लिखोगे? इंप्रूव। पहला आंसर लिख दोगे इंप्रूव, इंप्रूव लगाए कॉमा, फिर लिखोगे दिस लीड्स टू decrease in current liability and decrease in current asset with the same amount, hence ratio would improve। बात खत्म, एक लाइन, that's it। अगला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आप सामान कैश में खरीदोगे तो क्या होगा? आपने सामान खरीदा तो करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, सामान खरीदा, सामान आ गया, और क्या चला गया यहाँ पे? कैश चला गया, तो यहाँ पे नो चेंज। दूसरा जो आएगा नो चेंज, क्योंकि आपके पास एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट एसेट विद द सेम अमाउंट, हेंस एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड नॉट चेंज। तो करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ा, करंट लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, ये सब आपको बताना है। नो चेंज। तीसरा, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 25,000। सुनो मेरी बात, ऑफिस इक्विपमेंट आपने बेचा। ऑफिस इक्विपमेंट ना ही करंट एसेट है ना ही करंट लायबिलिटी, वो फिक्स एसेट है। लेकिन 25,000 की थी, वो बेचा 20,000 में। उससे क्या मतलब है? 20,000 तो आ गया ना आपके पास। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो तो 20,000 से आ गया ना आपके पास। तो यहाँ पे करंट एसेट में आप ऐड कर दोगे, कितना ऐड कर दोगे? 20,000। यानी कि दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट बाय 20,000, हेंस रेशियो वुड इंप्रूव। तो जो रेशियो है वो क्या होगा? बढ़ेगा।
Okay, this leads to increase in current asset by 20,000 and no change in current liability, hence ratio would improve. अगला है नेक्स्ट पॉइंट जो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने सामान खरीदा है उधार, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार सामान खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यार जब आप सामान को उधार खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, करंट असेट बढ़ेगा, स्टॉक आ गया और साथ में क्रेडिटर्स भी बन गया। सो दिस लीड्स टू डिक्रीज या लिखोगे डिक्लाइन या रिड्यूस, दिस लीड्स टू रिड्यूस इन करंट, रिड्यूस current ratio because this transaction leads to increase in current asset and increase in current liability with the same amount. अगला है सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे सुनो मेरी बात। सेल ऑफ गुड्स 30,000, सामान बेचा कितने का, कॉस्ट कितने की थी 25 का माल गया, स्टॉक चला गया 25 से, कैश आ गया 30,000। सो 5,000 रुपए कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर, वो यहाँ कहीं आता नहीं है। तो बताओ क्या होगा। This transaction leads to increase in current asset by rupees 5,000 and no change in current liability, hence ratio would improve. Payment of declared dividend. डिक्लेयर डिविडेंड, जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया था ना वो तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर पड़ा होगा। डिक्लेयर डिविडेंड है ना, कहाँ पे आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो अब उसकी पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा और साथ में कैश भी कम हो जाएगा, दोनों जगह से माइनस अगर होगा तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। सो दिस लीड्स टू रिडक्शन इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो रिडीम होने वाले होते हैं ना वो करंट लायबिलिटी के अंदर होते हैं ना, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज जो होता है या जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, तो डिबेंचर्स जो रिडीम करने वाले हो वो करंट लायबिलिटी के अंदर होगा, तो करंट लायबिलिटी माइनस हो गया और करंट एसेट भी माइनस हो गया। सो दिस लीड्स टू इंप्रूव इन करंट रेशियो बिकॉज दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। ध्यान से समझना है, गलती मत करना। लूज टूल्स खरीदा है तो लूज टूल्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा क्योंकि आता ही नहीं है करंट एसेट के अंदर वो करंट रेशियो निकालते वक्त, लेकिन कैश तो जाएगा है ना, तो कैश कम हो गया और आया कुछ नहीं क्योंकि लूज टूल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। सो इसको क्या लिखोगे, रिड्यूस। दिस लीड्स टू रिड्यूस इन करंट रेशियो बिकॉज करंट एसेट बिकॉज दिस लीड्स टू रिड्यूस, फिर लिखोगे दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन करंट एसेट, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो रिड्यूस, तो रेशियो कम हो गया। तो आपको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, आपको एक दो लाइन और लिखना पड़ेगा उसके एक्सप्लेनेशन में। ओके और एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप एज्यूम कर लो इस क्वेश्चन में, क्या एज्यूम करो करंट लायबिलिटी जो है 1 लाख का है और करंट एसेट 2 लाख का है। तो जहां जहां पे फिगर नंबर में दे रखा है ना तो वहां पे नंबर डाल के भी दिखा सकते हो प्रूफ करके कि पहले रेशियो 2:1 था और अब ये जो चेंज हुआ उसकी वजह से रेशियो क्या हुआ है, आप नंबर डाल के दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट आपने 20,000 का बेच दिया तो कैश आपका बढ़ गया देखो 20,000 रुपए और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो 2.2 हो जाएगा। पहले रेशियो 2 था, 2.2, तो रेशियो क्या हो गया देखो, इंप्रूव हो गया। नंबर में दिखा दो, एक्सप्लेन करके दिखा दो, नहीं तो फिर जो लाइन मैंने बताया आपको अभी ओरली वो लाइन आप लिख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। ध्यान समझना क्लास, सॉल्वेंसी रेशियो एक की मैट्रिक है यूज्ड टू मेजर एंटरप्राइज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस। कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करेगी या नहीं कर पाएगी समय पे, उस चीज को जानने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए हम कौन सा रेशियो पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। अब सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर अलग अलग रेशियोज है, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और नया रेशियो जो लास्ट 2 ईयर्स में ऐड हुआ है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो एक एक करके पढ़ते हैं, इनके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, आइडल रेशियो है 2:1। लॉन्ग टर्म डेट क्या है, लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगला है प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। जो प्रोप्राइटरी रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड आप जानते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हो तो टैक्स जोड़ दो, इंटरेस्ट जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, नाम से पता पड़ रहा है, डेट अप ऊपर आएगा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से सारा का सारा। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी आता है, और डेट कैसे निकालोगे, लॉन्ग टर्म डेट, इसे मुझे एक ही दिख रहा है बस, है ना। आप फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपकी कंप्यूटेशन गलत हो गई तो आपने फॉर्मूला लिखा होगा ना तो फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे,
तो फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका क्या, लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखना शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये सारा ऐड कर दोगे तो 1,30,000 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 90,000 प्लस 50,000, 90,000 प्लस 50,000 प्लस 5 लाख, 6,40,000। तो 13:34, 64, यह आ गया आपका 13:64। तो ये आ गया आपका क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये फ्रैक्शन में आ गया। तो प्योर रेशियो जो है और फ्रैक्शन में आते हैं सारे रेशियो, डेट इक्विटी मतलब जो सॉल्वेंसी रेशियो और करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्योर रेशियो और फ्रैक्शन में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है टाइम्स में, और एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है परसेंटेज में, और एक्टिविटी रेशियो जो आता है वो आता है आपका टाइम्स के अंदर। अब यहाँ भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान से अच्छे से समझना और बताना है 8 के 8 पॉइंट, रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स असेट्स टेकिंग अ लोन, फिक्स असेट खरीदा, फिक्स असेट यहाँ नहीं आएगा, लोन ले लिया आपने, तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन डेट टू इक्विटी रेशियो बिकॉज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल लॉन्ग टर्म डेट। सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट्स यहाँ नहीं आता है। 40,000 की चीज को 5,000 लॉस में बेचा, लॉस क्या करेगा, शेयर होल्डर फंड को कम कर देगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, शेयर होल्डर फंड कम, जैसे ही कम होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन शेयर होल्डर फंड, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। सेल ऑफ फिक्स असेट, 40,000 की चीज को बेचा फॉर 50,000 में, 10,000 का फायदा, तो फायदा यहाँ प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड एंड नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट, हेंस रेशियो वुड डिक्रीज। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, शेयर आपने इशू किया तो शेयर होल्डर फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, गिर जाएगा, जितना ही ज्यादा होगा रेशियो घटेगा, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड एंड नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट, हेंस रेशियो डिक्रीज। इशू ऑफ बोनस शेयर, ध्यान समझना क्लास, ये लॉन्ग टर्म डेट है। जब भी आप बोनस शेयर इशू करते हो तो बोनस शेयर रिजर्व से इशू करते हो, तो रिजर्व आपका कम हो जाएगा। रिजर्व कहाँ पे आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, तो रिजर्व कम हो जाएगा और शेयर्स बढ़ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, नो चेंज, यानी कि जो बोनस शेयर आप इशू करते हो इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड एंड डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड विद द सेम अमाउंट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डिबेंचर को जो आप रिडीम करते हो ना, तो होगा क्या, कैश भी जाएगा और करंट लायबिलिटी भी जाएगा। तो आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया, पैसा गया कैश से, करंट लायबिलिटी भी चला गया, क्योंकि जो डिबेंचर रिडीम करने वाले हो ना वो करंट लायबिलिटी के अंदर दिखता है तुम्हें, तो दोनों जगह से माइनस, दोनों सॉरी इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट एंड नो चेंज इन शेयर होल्डर फंड, तो कोई चेंज नहीं होगा, हेंस रेशियो सेम। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना, ध्यान से सुनो, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा, जो डिबेंचर्स आपके पास कन्वर्ट रिडीम होने वाले हैं वो तो करेंट लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन शेयर्स बढ़ जाएगा इसमें, जो डेट अपॉन इक्विटी है ना, इक्विटी बढ़ जाएगा, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड, हेंस रेशियो वुड फॉल, तो रेशियो क्या होगा, गिर जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, डिविडेंड किससे डिक्लेयर करोगे, इसमें से निकाल के डिक्लेयर करोगे, तो शेयर होल्डर फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई डिविडेंड तो रिजर्व से निकाल के डिक्लेयर करोगे ना, या प्रॉफिट से निकाल कर डिक्लेयर करोगे डिविडेंड को, तो शेयर होल्डर फंड कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो जो ओवरऑल रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड लीड्स टू इंक्रीज इन डेट टू इक्विटी रेशियो बिकॉज दिस ट्रांजेक्शंस लीड्स टू डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड, खत्म बात, एंड नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट। तो ऊपर और नीचे क्या चेंज हो रहा है वो लिख देना रीजन में, बस बात खत्म। ओके, नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड है 1,60,000, टोटल डेट है 3,60,000, करंट लायबिलिटी 40,000 का है, टोटल असेट टू डेट रेशियो, फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालोगे, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट 360 माइनस 40, तो लॉन्ग टर्म डेट आएगा 3,20,000। तो टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट तो आ गया, टोटल असेट कैसे मिलेगा, शेयर होल्डर फंड्स ये हो गया आपका, और टोटल डेट दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि फॉर्मूला लिख देना आप लोग प्रॉपर तरीके से, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होता है, टोटल एसेट के। आपको मैंने बैलेंस शीट बनाना सिखाया था ना, मैं दिखाता हूं, देखो ये रहा शेयर होल्डर फंड और यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इन दोनों को जोड़ोगे टोटल डेट,
तो ये रहा टोटल डेट और ये रहा शेयर होल्डर फंड, दोनों को जोड़ोगे टोटल लायबिलिटी, और जो टोटल लायबिलिटी होता है सेम टू सेम वही क्या होगा आपका टोटल एसेट होगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट जो है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होता है। और फॉर्मूला लिखोगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। सो टोटल एसेट यहाँ पे कितना आ गया 160 प्लस 360, ये आएगा 420, 360 प्लस 160 सॉरी 520 सॉरी, ये आएगा 5,20,000। तो 520 डिवाइड बाई 320 आएगा 1.625 रेशियो 1। आई क्लास बात समझ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो आप फॉर्मूला लिखोगे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला जो है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू, पेपर में ऐसे लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप एक काम करो, वर्किंग कैपिटल गिवन है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 5 लाख, CA गिवन है 25 लाख माइनस CL इधर ले आओ, तो 25 में से 5 जाएगा, 20 लाख का करंट लायबिलिटी आ गया। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में ना टोटल एसेट निकालना है और शेयर होल्डर फंड निकालना है। बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रफ में ना आप ऐसी बैलेंस शीट बना लो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। टोटल डेट कितना है 60 लाख, तो टोटल डेट जो है वो 60 लाख है, जिसमें से करंट लायबिलिटी कितना है 20 लाख। तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना होगा 40 लाख। तो यहाँ से मुझे एक चीज और मिल गई, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 60 लाख रुपीस का, 60 लाख रुपीस का, माइनस करो करंट लायबिलिटी आपने निकाला है 20 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास आ गया 40 लाख रुपीस का। तो 40 लाख रुपए का आपको जो है वो लॉन्ग टर्म डेट आ गया है, 40 लाख का लॉन्ग टर्म डेट आपको मिल चुका है। ठीक है, 40 लाख का आपको लॉन्ग टर्म डेट मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख का है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड देखते हैं कितना है ना, शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है आपको 50 लाख का दिया है, ये 40 लाख का है, तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया आपका 10 लाख। तो हमको ये भी मिल गया एक फॉर्मूला, हम ये भी लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50 लाख का हो गया, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट घटा देंगे 40 लाख का, तो 10 लाख रुपए का आपके पास क्या आ गया शेयर होल्डर्स फंड आ गया, जो कि कितने का है 10 लाख का। तो शेयर होल्डर फंड आपको मिल गया ऊपर देखो 10 लाख। अब टोटल असेट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, तो 50 प्लस 20 70 लाख टोटल लायबिलिटी, 70 लाख। तो आपको क्लास 10 लाख डिवाइड बाई 70 लाख इंटू 100, इट्स 14.28 रेशियो 1। तो ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 20 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है ऑलरेडी, सॉरी कहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा नहीं ना, इसका निकाल लेते हैं। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, तो 10 प्लस 40 50 प्लस 20 70, तो ये आ गया आपका कितना टोटल 70 लाख। और टोटल लायबिलिटी ही टोटल एसेट के बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी 70 लाख आ गई तो ऑब्वियसली जो टोटल एसेट है वो भी 70 लाख होगा, और टोटल एसेट टू डेट रेशियो आएगा टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, हो गया क्लास यहाँ तक 12 क्वेश्चन। मूविंग टू 13 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टोटल एसेट टू डेट रेशियो नहीं, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट डेट रेशियो हो चुका है, ये प्रोप्राइटरी रेशियो है। अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टैक्स के बाद प्रॉफिट 7 लाख का है। अच्छा, टैक्स कितना परसेंट 30%, तो प्रॉफिट कितना आएगा 70%। भाई अगर आपने 30% टैक्स दे दिया है तो ये जो 7 लाख बचा हुआ है ये 70% है, तो ये जो 7 लाख है ये 70% है, डिवाइड बाई 70 इंटू 30 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टैक्स मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 7 लाख का,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख दे रखा है। अब इसको डिवाइड देंगे 70 से, क्योंकि 70% है, इंटू करेंगे 30 तो मेरा टैक्स निकल आएगा। तो 7 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 70 3 लाख। टैक्स मिल गया आपका कितना, 3 लाख। अब जो इंटरेस्ट है, अब वो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, डिबेंचर्स 20 लाख का है, इंटरेस्ट है 6%, ठीक है। तो 20 लाख का 6% 1,20,000 बनेगा, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब तुम्हें जो निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दो चीजें जोड़ेंगे, टैक्स भी जोड़ेंगे और इंटरेस्ट भी। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। टाइम तो लगेगा, देखो रिवीजन में इतने सारे रेशियोज हैं तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 7 लाख रुपीस का, और जो टैक्स का अमाउंट है वो है 3 लाख रुपीस का, जो इंटरेस्ट है वो है 1,20,000 का, और एक ही इंटरेस्ट है बस डिबेंचर्स पे और कुछ नहीं। 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, और डिबेंचर किसी पे भी इशू हुआ हो, किसी पे भी रिडीम हुआ हो, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे लगता है। 7 प्लस 3 10, और 11,20,000 ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,20,000। अब आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, हमने फॉर्मूला देखो लिखा भी है, मैं दिखाता हूं आपको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, ये रहा, देखो ये रहा एनुअल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है, 1,20,000 का इंटरेस्ट है, 1,20,000, तो ये आ जाएगा 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 9.33 टाइम्स। इसको ना आप टाइम्स में लिख सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आगे जो भी कुछ चलेगा ना वो सारा कुछ टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आगे जो भी कुछ चलेगा वो सारा का सारा जो है आपका टाइम्स में आएगा। लिख लो इस क्वेश्चन को। और इसमें ना ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, ये मतलब बहुत ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है ये। 14 क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से, ये आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है आपको। वो आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 है, ठीक है। अब उसमें इंटरेस्ट को जोड़ दो, इंटरेस्ट कितना है 9,000, सॉरी टैक्स को जोड़ दो, टैक्स परसेंटेज में नहीं दिया, सबसे अच्छी बात है, डायरेक्टली टैक्स जोड़ दिया। अब इंटरेस्ट क्या है, एक तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 का 10% कितना है 5,000 है, और ये लॉन्ग टर्म लोन लिया है 50,000 का, और इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म लोन पे वो भी 5,000 का है, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 10,000 का है। तो 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, यानी कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है आपका 94,000 का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कितना है 94,000 का। अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है एबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो एबीआईटी 94,000 का है, एनुअल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 10,000 का, 9.4 टाइम्स। इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 9.4 टाइम्स। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बट मुझे चांस लगता है कि परसेंटेज में पूछेगा आपको टैक्स, तो आप ध्यान से समझ के कर लेना, जैसे मैंने पहले कराया 13 क्वेश्चन, इस तरह से ज्यादा चांस है आने का। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। भाई डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेट मुझे 2 दिख रहा है यहाँ पे ना, नहीं लॉन्ग टर्म डेट मुझे 3 दिख रहा है, ये तीनों ही लॉन्ग टर्म डेट है। 5 4 9 9 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट जो कि तीनों है। तो यहाँ पे आपका 9 लाख तो ये हो गया, प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख, इट्स 22 लाख, राइट। तो 9 डिवाइड बाई 22, तो ये आ गया 0.409, ठीक है, 0.409 रेशियो 1। तो ये आ गया आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अगर आप इसे पूरा नहीं काटते हो ना तो भी छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे पूरा कट नहीं करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, बिकॉज ये ना बहुत ही टफ है, मतलब बहुत ही मुश्किल है कि यार इसको कोई कैलकुलेट करे, काफी टाइम टेकिंग रहता है। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल डेट है और करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है। एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको 5 लाख, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट जो है वो 25 लाख का है, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी जो कि गिवन नहीं है। सो इसको इधर भेजो, करंट लायबिलिटी को 5 को उठाकर उधर फेंको, 25 लाख माइनस 5 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गया आपका 20 लाख का, ठीक है। 20 लाख का करंट लायबिलिटी आ गया। अब टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी घटा दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा।
टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दूंगा तो लॉन्ग टर्म डेट आएगा। तो टोटल डेट कितना दे रखा है 60 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी है 20 लाख का, तो लॉन्ग टर्म डेट जो आ गया वो आ गया 40 लाख का। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट आ गया 40 लाख का, अपन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो 1 करोड़ रुपए आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 40 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़ इनटू 100 इट्स 40%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40%। तो टोटल, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया आपका 40%। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आ गया। फॉर्मूला जरूर लिखना, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला जरूर, जितना अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन तुमको आ गया तो जितना अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दोगे ना, टीचर आपको उतने अच्छे नंबर देगा। हमारा लास्ट रेशियो एक्टिविटी रेशियो, और ये किसका इंडिकेटर है, हाउ इफेक्टिवली कंपनी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट रेशियो है, हाउ इफेक्टिवली कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू कितने अच्छे से जनरेट कर रही है कंपनी अपनी बैलेंस शीट की चीजों को यूज करके। इसको परफॉर्मेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, सब मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और आपका सॉल्वेंसी रेशियो, और आपका लिक्विडिटी रेशियो, ये सब मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। और इसके अंदर रेशियो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, 2 रेशियो नए ऐड हुए हैं, फिक्स एसेट्स और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। एक एक करके सबके फॉर्मूले देखते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हमेशा ध्यान रखना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और दोनों में से एक ही निकाल पा रहे हो दूसरा नहीं निकाल पा रहे, तो ये जो एवरेज इन्वेंट्री है उससे डिवाइड नहीं देना, सीधा इन्वेंट्री से डिवाइड दे देना है। जो भी क्लोजिंग दे रखा होगा सीधा उससे डिवाइड देना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ही आप एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करके करोगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप इन्वेंट्री से डिवाइड दे दोगे। COGS का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सोल्ड को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्या मिल जाएगा COGS। और सेल्स में से जीपी घटाओगे तो भी क्या मिल जाएगा आपको COGS, बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला ये। सेल्स में से आप कॉस्ट घटाओगे तो जीपी आएगा, सेल्स में से जीपी घटाओगे तो COGS आएगा, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनेंगे जब आप उधार बेचोगे, और नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और रिटर्न को माइनस कर दोगे। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बच्चों कमेंट्स बताओ क्या होता है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है कमेंट्स में बताओ, देखते हैं कितने को पता है। अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, और ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब आप उधार बेचोगे तो कलेक्ट भी करोगे ना, तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आंसर मंथ में चाहते हो तो 12 मंथ्स, आंसर डेज में चाहते हो तो 365 डेज। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो जो नेट क्रेडिट परचेज है वो आप कैसे निकालोगे, टोटल परचेज, नेट क्रेडिट परचेज आप कैसे निकालोगे, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, आपको मिल जाएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। की खरीदोगे तो पेबल बनेंगे, बेचोगे तो रिसीवेबल बनेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, सॉरी जो ट्रेड पेबल है वो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाई 2। अगला है डेट पेमेंट पीरियड, ये जो डेट का पेमेंट पीरियड है वो आप कैसे निकालोगे, 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, आंसर मंथ में चाहते हो तो 12 मंथ, डेज में चाहते हो तो 365 डेज, इससे ये निकल के आएगा आपका डेट पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। सेल्स को नया नाम देते हैं आजकल, जो नेट सेल्स है उसका ही नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल्स बोलते हैं। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है बच्चा रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स एसेट्स, ठीक है। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इतने अच्छे से अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो क्यों कहाँ पे दिक्कत आई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस लिख लिख के याद करना पड़ेगा फॉर्मूला को, उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। और टेंशन ना लो, जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ करा रहा हूँ, देखो 17 क्वेश्चन पे आ गए,
जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ करा रहा हूँ ना बहुत है, मैं 20% क्वेश्चन कम से कम रिवीजन क्लास में करा रहा हूँ। अगर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं ना तो मिनिमम 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, वो भी वो 20 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आखिरी डेट पे भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर लाइव क्लास में भी कराऊंगा आपको चीजों को। तो इससे ज्यादा कोई क्या ही करेगा बताओ। नेक्स्ट है आपका 2,80,000 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस। 2,80,000 का सीओजीएस आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल गया आपको 8 टाइम्स, ये टाइम्स में आता है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज, इसका मतलब है इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जितनी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना उससे 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग के 2 गुना है, 2 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना ज्यादा है, ओपनिंग क्लोजिंग से 5,000 ज्यादा है, 5,000 कम है, ऐसे आती हैं चीजें। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग का 1.5 गुना नहीं है, 1.5 गुना ज्यादा है। तो जितना भी क्लोजिंग है ना उससे 1.5 गुना ज्यादा है आपको ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप लिख सकते हो ऐसे, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग, दिस इज कॉल्ड 2.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। बच्चे एक्स लेके भी करते हैं कि अब बच्चे क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लेते हैं, फिर करते हैं, बिना एक्स माने भी कर सकते हो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8, इसका फॉर्मूला सीओजीएस, जो कि 2,80,000 आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर सीओजीएस दे रखा है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह लिख सकते हो 2.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग को तो खाली क्लोजिंग ही रहने दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर भेज दो यहाँ पे। एक काम करो ना, इसको ऐसे करो, फिर नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे लिख दो सीधा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री जो निकल कर आएगा, एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइड बाई 8। अब 2,80,000 को 8 से डिवाइड दोगे, 35,000 का आ गया एवरेज इन्वेंट्री। और आपको निकालना क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग की जगह क्या लिख सकते हो? 2.5 क्लोजिंग, ओपनिंग जगह लिख दोगे 2.5 क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो 35 को उधर भेजोगे, कितना आएगा? 70,000 इज इक्वल टू 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री, 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। डन। अब 3.5 को इधर भेज दो, 70,000 डिवाइड बाई 3.5 इट्स 20,000। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 20,000। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया आपके पास वो कितना आ गया आपका? 20,000। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, खुद ही आपने देखा था यहाँ पे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है 2.5 गुना ऑफ क्लोजिंग। तो 2.5 ऑफ क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कितना है? 20,000 इंटू 2.5 इट्स 50,000। तो ये आप अंडरलाइनिंग करके दिखा देना कि आपका आंसर आ गया। लिख लो फटाफट, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फटाफट लिखो सब लोग। डन है यहां तक क्लास? सारे बच्चे करो फटाफट। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18 क्वेश्चन पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख का, और जो कैश सेल है, यहां लिखते हैं, जो कैश सेल है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। सो वी कैन से दैट जो क्रेडिट सेल अपॉन 4 इज इक्वल टू कैश सेल। काटोगे तो वही आएगा ना, 4 आएगा नीचे। और एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग, यानी कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000। बच्चे ने इसको दिमाग से ही कर लेते हैं कि क्लोजिंग 40 ज्यादा और क्लोजिंग 1 लाख है, तो ओपनिंग कितना होगा? 60,000। भाई क्लोजिंग 1 लाख है और 40 ज्यादा है, मेरे पास 1 लाख रुपए है और तुमसे 40,000 ज्यादा है, तो तुम्हारे पास कितना है? 60,000 है। और नहीं तो आप फॉर्मूला है ही तुम्हारे पास जिंदाबाद, तो ये लिखो 1 लाख माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 40,000। 40 इधर माइनस में, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में, तो 1 लाख
-40, थोड़ा मैथ्स इसके अंदर चाहिए ना, बेसिक मैथ्स, ज़्यादा नहीं, लीनियर इक्वेशन तो कम से कम आना चाहिए। तो 60,000 जो आ गया आपका, आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अब इस चीज से अगर आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालोगे तो ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 1 लाख है, अपॉन 2 तो ये आएगा 80,000। 60 प्लस 1 लाख 160, 160 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 80,000 का। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा आगे क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखा है 6 लाख रुपए का, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये तो मिल गया 80,000 का एवरेज। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, अच्छा टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल तो हमें पता है कितना है, 6 लाख है, ये दे रखा है। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल अपॉन 4 है, कैश सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट सेल अपॉन 4 प्लस क्रेडिट सेल। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 4 आएगा, ऊपर आएगा क्रेडिट सेल्स प्लस 4 क्रेडिट सेल्स, या तो आप एक्स मान के करो, ये आएगा 6 लाख। उधर भेज दो 24 लाख, 6 इंटू 4 24 लाख, क्रेडिट सेल्स प्लस 4 क्रेडिट सेल्स 5 क्रेडिट सेल्स, तो 24 लाख को डिवाइड देंगे 5 से, तो जो क्रेडिट सेल्स आएगा वो आएगा 4,80,000। जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना आएगा आपका, 4,80,000। 4,80,000 जो आएगा आपका, आएगा क्रेडिट सेल्स 4,80,000। ये आ गया आपका क्रेडिट सेल्स 4,80,000। अब आप लगा लो ना फॉर्मूला, आ ही गया, नेट क्रेडिट सेल्स कितना आ गया 4,80,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाई 2 करके आया था 80,000। तो ये 6 टाइम्स आपका आंसर आ गया, इसका आंसर आता है टाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नॉर्मली अ फर्म हैज अ ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो जो कलेक्शन पीरियड आप उधार बेचते हो, तो जो कलेक्शन पीरियड है वो कितने महीने का है, 2 मंथ्स का है, और क्रेडिट सेल है 7,20,000 जो कि हर महीने बराबर बराबर सेल हुई है। अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। या देखो कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। अगर आप सॉल्व करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 12 अपॉन टू 6 मंथ, सॉरी 6 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल का आंसर जो आता है वो टाइम्स में आता है, ये आ गया 6 टाइम्स। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स जो कि 7,20,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो यहाँ पे एंड का पूछा है, आपको यहाँ ओपनिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं लगेगा, वो खाली ट्रेड रिसीवेबल लगेगा, क्योंकि ओपनिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मैं यही बात शुरू में बोल रहा था, चाहे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो नीचे फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल लगेगा ट्रेड रिसीवेबल का। ठीक है, रिसीवेबल रिसीवेबल, तो आप ट्रेड रिसीवेबल निकाल लोगे 7,20,000 अपॉन 6, तो 12 आ जाएगा आपका 1,20,000। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया आपका 1,20,000। ये हो गया हमारा डन, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया आपका 1,20,000 डन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 डन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। कैसे मिलेगा, 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1 लाख प्लस 17,000, 2 लाख अपॉन 2, तो ये आ गया एवरेज ट्रेड पेबल। आपका आंसर आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप क्या करना है, आपको नेट क्रेडिट परचेज आपको निकालना है, नेट क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज आपको दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा परचेजेस 14 लाख, इसमें से कैश परचेज को माइनस कर दो, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, वो भी माइनस कर दो। तो 14 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख, 8 लाख का आपका आ गया नेट क्रेडिट परचेज, ये आपका आ गया 8 लाख। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज 8 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल 1 लाख,
तो ये आ गया 8:1। ये कितना क्लास आ गया? 8:1। इसका आंसर आ गया आपका 8:1। डन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 20 समझ आ गया होगा। डन। नेक्स्ट आते हैं 21। शेयर कैपिटल है 18 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आपका 33.1/3 है, मतलब 1/3 है। अब ये बात ना बहुत अच्छे से समझना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो शेयर कैपिटल है वो आपका है 18 लाख का, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 1/3 है। जो जीपी है ना ऑन सेल्स, सेल्स का जीपी 1/3 है, इसको 1/3 बोलते हैं। और आपको सेल्स गिवन नहीं है, यहां पे कॉस्ट गिवन है। तो अगर सेल्स का 1/3 है तो कॉस्ट पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सेल्स पे 1/3 है जीपी, तो जीपी ऑन कॉस्ट जो होगा एक कम होगा। सेल से कॉस्ट पे जाते हैं कम करते हैं, कॉस्ट से सेल पे जाते हैं तो बढ़ाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है डिटेल में। कॉस्ट छोटा है, सेल्स बड़ा है, तो कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो एक बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, और सेल्स से कॉस्ट पे आते हैं तो एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो जीपी ऑन सेल्स है 1/3 और जीपी ऑन कॉस्ट कितना है आपका 1/2, और सीओजीएस कितना है 24 लाख। अब इस सिचुएशन में आपको निकालना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो जो जीपी निकलेगा वो कॉस्ट का 1/2 है, 24 लाख का 1/2 इट्स 12 लाख। तो जो सेल्स निकल कर आएगी वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट है 24 लाख का और प्रॉफिट है 12 लाख का, तो सेल्स निकल कर आएगी 36 लाख। और आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है सीए माइनस सीएल। करंट असेट है 10 लाख का। फॉर्मूला जरूर लिख के करना, मैं यहाँ पे कई बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तो आप जरूर लिख के करना फॉर्मूला पेपर में, क्योंकि गलती कहीं हुई तो फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे। तो 10 लाख माइनस 250 7,50,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स है 36 लाख का और ये है 7,50,000। तो 36 डिवाइड बाई 7.5 इट्स 4.8 टाइम्स। इसका आएगा 4.8 टाइम्स। 36 लाख डिवाइड बाई 7,50,000, 4.8 टाइम्स। खत्म। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 21 समझ आ गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। आपको फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखो क्या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिससे आप फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालोगे। सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। अच्छा देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख का है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख का है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख का। और अच्छा जो ये फिक्स एसेट्स है ना, नेट फिक्स एसेट्स, वो कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एक, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 12 लाख। नेट फिक्स एसेट्स जो है वो यहां पे फिक्स एसेट्स गिवन नहीं है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो गिवन है 2 लाख का, सीधे सीधे गिवन है। तो नेट फिक्स एसेट्स आ गया 10 लाख। नेट फिक्स एसेट्स आ गया, 12 में से 2 गया तो नेट फिक्स एसेट्स आ गया 10 लाख रुपीस का। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? तो जो नेट फिक्स एसेट्स है वो तुम्हारे पास निकल कर आ गया कितना, 10 लाख रुपीस का। अब तुम्हें सेल्स चाहिए, ठीक है, तुम्हें सेल्स चाहिए, तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ, ये सेल्स नहीं है, ये सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख का, और जो जीपी है वो है 20% है। तो 16 लाख का 20%, तो कितना आया क्लास 3,20,000। साफ साफ लिखा है 20% कॉस्ट का है, तो कोई कन्वर्जन नहीं करना। अगर 20% सेल पे लिखा होता तो 1/5 सेल का है तो 1/4 आता कॉस्ट पे, कन्वर्ट कर लेते। पर ये सीधा सीधा कॉस्ट भी दिया है, जीपी भी दिया है, तो सेल्स आएगा कॉस्ट प्लस जीपी, सीओजीएस प्लस जीपी। तो सीओजीएस आपका 16 लाख आ गया, जो जीपी आ गया वो आ गया 3,20,000। 16 प्लस 3 19,20,000 रुपए का आपका आ गया सेल्स, सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, नेट फिक्स एसेट्स है 10 लाख का और यह है 19,20,000। तो 19,20,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1.92 टाइम्स। ठीक है, 19,20,000 आ गया 1.92 टाइम्स। खत्म। ये हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है नेट असेट
और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कहते हैं, जिसका फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट, और नेट एसेट्स को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट 8 प्लस 16, ये आ गया 24 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 25 कॉस्ट वाज 8 लाख। अब इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज कैसी है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट वाज 8 लाख। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपको 8 लाख का दे रखा है, और जो कि 8 लाख जो है हम ऐसा ही यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% है ऑन कॉस्ट, और वो प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 8 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख है जो कि 25% कॉस्ट का है। तो 8 लाख इज इक्वल टू जो कॉस्ट है उसका 25% यानी 1/4 है। तो उधर भेजेंगे 32 लाख का आपका क्या आ जाएगा, COGS, और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 8 लाख का GP। तो जो सेल्स आ गई है वो आ गई आपकी 40 लाख रुपीस, 40 लाख की सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स आ गई 40 लाख। मैंने बड़ा यही इंटरप्रेट किया है बिकॉज मुझे लगता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ है, कुछ बोर्ड्स में ऐसे नहीं पूछेगा आपको, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का सही नहीं है। बट खैर अभी हम यही मान रहे हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ही दे रखा है वॉज 8 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का है जो कि कॉस्ट का 25% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख है, कॉस्ट का 25% है, कॉस्ट आ गया 32 लाख, और प्रॉफिट 8 लाख का दे रखा है, सेल्स आ गया 40 लाख। तो 40/24 आएगा आपका 1.67 टाइम्स, ठीक है। मूविंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, अब आ गया हमारा आखिरी रेशियो जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स को जानने के लिए हम लोग जो रेशियो पढ़ते हैं उस रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। शोज हाउ वेल कंपनी विल एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, यानी जो काम कर रही है उससे वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाएगी, ये सब परसेंटेज में आता है। अलग अलग रेशियो पढ़ना है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 5 ROI यानी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला जो रेशियो है इसके अंदर जीपी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स मतलब नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स में से कॉस्ट घटाओगे आपका क्या आ जाएगा, जीपी। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकलता है, तीन चीज को जोड़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डेप्रीशिएशन, इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट में से जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो, बिकॉज जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें से सारे एक्सपेंसेस घटा देते हैं। तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी घटा दिया होगा, ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दिया होगा नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए, उसको हटा दो, जो मिलेगा आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो दोनों को मिला के 100% आता है। ये 70 है तो ये 30 होगा, ये 90 है तो ये 10 होगा, ये 60 है तो ये 40 होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोथ सम्स इक्वल टू 100%, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करो, सारे इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करो, आ जाएगा आपके पास क्या, नेट प्रॉफिट। और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये आएगा आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट रेशियो में जो ये नेट प्रॉफिट आता है ना, ये आफ्टर टैक्स है। पूरे सिलेबस में एक ही चीज है जहां पे आफ्टर टैक्स यूज होता है, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 24 पे आते हैं। 24 में लिखा हुआ है आपको जीपी रेशियो निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें और तो कुछ गिवन है, हाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख गिवन है, तो 6 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख रुपए का। तो नेट क्रेडिट सेल्स मेरे को मिल चुका है 12 लाख रुपीस का। एक चीज चलो हमको मिल गई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो नहीं पता बट एवरेज इन्वेंट्री देखो दे रखा है, तो 160 इंटू 8 करो, 1,60,000 इंटू 8, 12,80,000। COGS आ गया आपका 12,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आपका वो कितना आ गया आपका, 12,80,000 का आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो COGS आपका आ गया कितना, 12,80,000 का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नेट क्रेडिट सेल्स आपको मिल गया इतना।
अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश सेल है वो 25% है। यार एक बात मुझे बताओगे, सुनो सुनो सुनो, जो कैश सेल्स है वो 25% है नेट सेल्स का, तो जो क्रेडिट सेल्स है वो ऑब्वियसली 75% होगा नेट सेल्स का, है कि नहीं? जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल्स का, तो जो क्रेडिट सेल्स है वो 75% होगा ऑब्वियसली। और क्रेडिट सेल्स मुझे गिवन है 12 लाख, तो क्रेडिट सेल्स की जगह लिखो 12 लाख इज इक्वल टू 75% ऑफ नेट सेल्स। तो 25 3 25 4 उधर भेज दो, 12 जो 48 लाख डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नेट सेल्स, नॉट क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स। तो 48 लाख को 3 से डिवाइड दे दोगे, 16 लाख रुपीस आपका आ जाएगा नेट सेल्स। तो सेल्स मेरे को जो मिली है वो कितनी मिल गई? 16 लाख रुपए की सेल्स मेरे को मिल गई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? जीपी रेशियो। तो जीपी कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कितनी है? 16 लाख, कॉस्ट कितना है? 12,80,000। तो आपको जीपी मिल जाएगा। 16 लाख की सेल्स है, माइनस करोगे 12,80,000 तो आएगा 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3,20,000। और जो जीपी रेशियो का फॉर्मूला है वो है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कहां है? 16 लाख इंटू 100, 20% आ गया आपका जीपी रेशियो। 16 लाख इंटू 100, 20%, बिकॉज 16 लाख का 20% ही 3,20,000 बनता है। लिख लो, जीपी रेशियो भी हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा डन हो गया। वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना, जिसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आ गया 6,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए हमें। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान से अच्छे से समझना। ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो दे रखा है। तो सीओजीएस जो आ गया वो आ गया आपका 6 लाख। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है, किसका नहीं गिवन है? तो हमेशा सेल्स का मानते हैं, बिकॉज जीपी रेशियो का फॉर्मूला ही क्या होता है? जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, यही तो होता है जीपी रेशियो का फॉर्मूला। तो अब इसीलिए जीपी किसका 25% है? सेल्स का 25% होगा। सो जीपी इज इक्वल टू सेल का 25% है, यानी कि सेल का 1/4 है। तो कॉस्ट का कितना होगा? कम करेंगे, कॉस्ट का होगा 1/3। सो जीपी निकल के आएगा, कॉस्ट कितना है? 6 लाख, उसका 1/3 विच इज 2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, कॉस्ट 6 लाख है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा वो कॉस्ट है 6 लाख का और प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का। 6 + 2 कितना आ गया यहाँ पे? 8 लाख। 8 लाख का आपको मिल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना मिल गया आपको? 8 लाख का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया आपको 8 लाख का। तो आपको निकालना ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो सीओजीएस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो 6,80,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख इंटू 100, 85%। बेटा कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ करना, बिकॉज बिल्कुल सर फटने को है। अब सोचो सुबह से लेके रात तक सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने कोई बताने वाला नहीं कि सर आपने 1 0 कम कर दिया, फिर बोला कुछ लिखा और कुछ दिया। तो आई होप आप उसको समझ जाओगे और मैं कमेंट सेक्शन में उसको रेक्टिफाई कर भी देता हूँ। ठीक है, तो ये 85% इसका आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो एक काम करो ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लो सीधा, 100 से घटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 6,80,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे? बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह निकालोगे, बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम है, 680 25% है, वहां पे 20% है, तो कोई बात नहीं। चलो, तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 40,000 उधर भेज दो। 6,80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू सीओजीएस। तो 6,40,000 का आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 6,40,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड। 680 माइनस 40, 640 आपका सीओजीएस आ गया। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है सेल्स का, यानी 1/5 है किसका? सेल्स का। तो जो जीपी है ऑन कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा? 1/4 कम करते हैं ना, सेल्स पे 1/5 है तो कॉस्ट पे 1/4 होगा। 1/4 किसका है? कॉस्ट का। तो जो जीपी आएगा वो कॉस्ट का 1/4 है। तो कॉस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास? जो कॉस्ट है
वो कितना है COGS 6,40,000 इंटू 1/4, तो 6,40,000 डिवाइड बाई 1/4, ये आएगा 1,60,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया आपको, कितना मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट? 1,60,000 का। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है और कॉस्ट भी आपको मिल गया है, तो सेल्स निकाल लोगे। सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू COGS है 640 और 160 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो 8 लाख का आपका सेल्स आ गया। तो 8 लाख नीचे आ गया, ऊपर है 680 इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हमारे पास आ गया है 85%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो 100 माइनस 85, 15 आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15%। या आंसर क्लास परसेंटेज में आता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया आपका 15%। ठीक है, लिखो सारे बच्चे लिखो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है और कैश सेल है 2 लाख। जो कैश सेल है वो 2 लाख है और जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल्स है, वो 90% है टोटल सेल के। यार एक मुझे बात बताओगे, अगर जो टोटल सेल का 90% जो है वो आपका क्रेडिट सेल है, तो कैश सेल 10% ही तो होगा। जितना भी आपने माल बेचा उसका 90% आप उधार बेच रहे हो, तो 10% इसका मतलब नगद बेच रहे हो। तो जो भी कैश सेल है वो टोटल सेल का 10% है और कैश सेल खुद है 2 लाख रुपए। 100 को इधर भेजो, 10 को इधर, या फिर इसे सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल सेल्स आ गया आपके पास 2 लाख रुपए, भी 20 लाख रुपीस। और 20 लाख का 10% आ गया कैश सेल और 90% आ गया आपका क्रेडिट सेल, जो कि 18 लाख है। तो इससे मुझे टोटल सेल्स का पता चल गया। और जो जीपी है वो 1/4 है, किसका? किसका? किसी का नहीं पता, तो सेल्स का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीपी सेल्स पे ही कैलकुलेट होता है। तो 5 लाख आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो जीपी आपके पास आ गया कितना? 5 लाख का। अब इस क्वेश्चन में कैश सेल 2 लाख दे रखा है, क्रेडिट सेल 90% खत्म, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो यार देखो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख, उसमें से सारे खर्चे आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे मुझे खर्चा जो दिख रहा है वो एक ही दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 इंटू 100। तो 5 लाख में से माइनस कर देंगे 20,000, तो ये आएगा 4,80,000 अपॉन 20 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 20 lakhs इंटू 100। 24% का आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। टोटल सेल्स मिल गया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया, एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 का, तो हम वही कैलकुलेट कर लेंगे। और कोई एक्सपेंस यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा और कोई इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं, से हम और कोई एक्सपेंस को निकालें। 28 आपको अगेन जो निकालना है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 25%, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना है? 25%। तो 4 लाख का 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब COGS कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस जीपी। क्यों निकाल रहे हो COGS? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है और ऑपरेटिंग रेशियो में COGS हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो COGS इज इक्वल टू सेल्स कितना है इस क्वेश्चन में? 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया आपने 1 लाख, तो COGS आ गया आपके पास 3 लाख। ऑपरेटिंग रेशियो 90%, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आपको दे रखा है 4 लाख और इंटू 100। दो जो कट गया, 90 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 4,000 इंटू 90 360 माइनस 3 लाख, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया आपके पास 60,000, 60,000 रुपए का आपके पास आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 60,000 का है और इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000 का है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 का है। आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करते हो,
आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करोगे, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ऐड करोगे, तब तुम्हारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 4 लाख। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख का, इसमें आप माइनस करो जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला है 60,000 का, वो आप माइनस करो, इसमें से माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि सिर्फ 2,000 का है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी ऐड कर दो 22,000 का। तो 1 लाख में से 60 घटाओगे, 1 में से 60 जाएगा 40,000, माइनस करोगे 2,000 प्लस करोगे 22,000, 60,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। तो ये जो 60,000 है वो किसका है, जरा मुझे बताओ, कितना परसेंट होगा 4 लाख का? 15%, 15% आपका आंसर आ गया। तो नेट प्रॉफिट रेशियो वुड बी 15%। क्वेश्चन हमारा हो गया ये डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। अच्छा, अगर टैक्स के बाद 6 लाख है और टैक्स कितना है 40%, तो ये 60% ही तो बचा बस। भाई जो भी आपने मुनाफा कमाया इसका 40% टैक्स दे दिया आपने, तो जो बचा वो कितना बचा? 60% ही बचा। तो ये जो 6 लाख है वो डिवाइड बाई 60 है और इंटू 40 करोगे तो ये जो 4 लाख आएगा ये आपको टैक्स मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस करोगे टैक्स प्लस करोगे इंटरेस्ट। तो मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना मिल गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है, और जो टैक्स है वो कितना आपको मिल रखा है? टैक्स आपने निकाला 4 लाख, प्लस करोगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डिबेंचर्स है 10 लाख का, 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। 10 लाख का डिबेंचर्स है और 10 लाख का जो 10% है वो बनेगा 1 लाख। तो 6 लाख का टैक्स, सॉरी 6 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्लस करोगे 4 लाख का, प्लस करोगे 1 लाख, दैट्स इट 11 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हो गया 11 लाख का। अब आरओआई का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं दिया होता तो सीए माइनस सीएल, या फिर शोल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट आपका आ जाता कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी आता कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे फॉर्मूले मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही होगा। 11 लाख का आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख का, और क्योंकि ये आंसर परसेंटेज में आता है इंटू करोगे 100, 13.75%। ये हो गया आपका आरओआई। भी 29 क्वेश्चन हमने कर लिए और हमारा अकाउंटिंग रेशियो यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो आज मैंने अच्छे से तुम्हें सारा का सारा रिवीजन कर लिया। रात को इसके पीवाईक्यू एमसीक्यू करा दूंगा, सुबह मैंने कैश फ्लो करा दिया। कल सुबह सुबह हम लोग इस पूरे की पूरे सिलेबस को एंड कर देंगे। कल और ही बहुत कुछ करना है, लाइव क्लास भी लेनी है, परसों भी लाइव क्लास है, परसों भी बहुत सारे चैप्टर का एक करके रिवीजन कर लेंगे। मैं तुम्हें हर चैप्टर में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे दूंगा, बस उतने बना के चले जाना लास्ट डेज पे, और कुछ नहीं करना। और एक एमसीक्यू दे दूंगा टॉप 100 एमसीक्यू, वो भी बना लेना। सारी थ्योरी की छोटी सी वीडियो दे दूंगा। 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे, वो बना लेना। दैट्स इट, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर हंसते हंसते दे के आओगे आप। प्रैक्टिस जरूर करना एसपीसीसी के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट, अगर चाहते हो पेपर ना छूटे, आते हुए क्वेश्चंस गलत ना हो, ब्लेंडर ना हो, अटक ना जाओ, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहां तक प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।